हाय ऑल। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इनलाइन फंक्शन। इससे पहले की वीडियो में हम फ्रेंड फंक्शन अच्छे से पढ़ चुके हैं एग्जांपल के साथ। तो इनलाइन फंक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि हम फंक्शंस हमारे कोड में क्यों यूज़ करते हैं। और जब भी हम हमारे कोड में कोई भी फंक्शन कॉल हो रही होती है तो उसके बैकएंड पे काम कैसे चल रहा होता है, लाइक फंक्शन कॉल कैसे एग्जीक्यूट होती है मेमोरी में या फिर हमारे स्टैक में, चीज़ें कैसे चल रही होती है, तो थोड़ा उसका प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कि जब नॉर्मल कोड चल रहा था, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग चल रही थी, तो व्हाट वाज द नीड ऑफ यूजिंग फंक्शंस, हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे जो कॉमन फीचर हमारे मन में आता है वो ये है कि टू रिड्यूस द कोड रिपीटिशन, कि जब हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में अपना कोड लिखते थे तो कुछ पार्ट ऐसा हो रहा था जो हमें बार बार लिखना पड़ रहा था। जैसे किसी नंबर का हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना होता तो एक लाइन में हम उसका स्क्वायर करने का कोड लिखते, फिर सपोज करो फिर से किसी नंबर का स्क्वायर करना होता, फिर से वही कोड दोबारा लिखते। तो मतलब सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी। तो टू रिड्यूस कोड रिपीटेशन हमने क्या किया कि उस पूरे स्क्वायर वाले पार्ट को एक फंक्शन बना के रख दिया, जहाँ भी हमें ज़रूरत थी हम वो फंक्शन कॉल कर लेते। अब ये तो था कि वाई वी नीडेड टू यूज़ फंक्शंस। अब ये है कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं हमारे प्रोग्राम में तो होता क्या है। तो बेसिकली ये होता है, इस एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे इसमें मैंने एक ऐड फंक्शन बना रखा है और मैं अपने मेन से स्टार्ट करूँगी, तो इसके एग्जांपल से समझेंगे कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल x बनाया, तो यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट हो गई x को, जिसमें मैंने क्या स्टोर करा दिया 4। फिर मैंने क्या किया, अगली लाइन में एक वेरिएबल y बनाया है जिसमें मैंने क्या स्टोर करा दिया 5। अब मैंने एक वेरिएबल सम बनाया है जो कि अभी खाली है, उसमें अभी कुछ भी असाइन नहीं हुआ है। उसमें क्या असाइन होगा, जो भी ये फंक्शन मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो जब इस फंक्शन के पास कंट्रोल जाएगा उससे पहले क्या होगा कि मेरा जो सीपीयू है वो स्टोर कर लेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जो अगली लाइन है इस फंक्शन से जस्ट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका जो भी एड्रेस है वो मेरा सीपीयू मेमोरी में स्टोर कर लेगा कहीं पे, कि हाँ सपोज करो इसका एड्रेस था 200। ये जस्ट हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में होते हैं। तो सीपीयू ने कहीं पे स्टोर कर लिया कि हाँ जब मैं इस फंक्शन से वापस लौट के आऊँगा ना तो मुझे 200 वाली लाइन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करना है। तो 200 इसने स्टोर कर लिया। फिर क्या होगा कि ये जो इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं जो हमने यहाँ पे पास किए, यहाँ पे हमने x और y 4 और 5 पास किए हैं, तो स्टैक में ये 4 और 5 को कॉपी कर लेगा कि 4 और 5। ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया है कि सीपीयू ने ये एड्रेस स्टोर किया है और स्टैक में ये वेरिएबल्स, ये आर्ग्यूमेंट स्टोर हो गए। अब क्या होगा कि ये जो ऐड फंक्शन है इसके पास कंट्रोल चला जाएगा। अब मेन के पास कंट्रोल नहीं रहा है। अब ये जो ऐड फंक्शन है पूरा एग्जीक्यूट होगा। ये जो 4 और 5 थे यहाँ एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगे ए और बी में, और ए और बी जो भी रिटर्न करना था a प्लस बी वो रिटर्न होके किस में स्टोर हो जाएगा, मेरे सम में। तो a और b का सम कितना हो जाएगा 9। अब मेरा सीपीयू फिर से यहीं से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा जो एड्रेस इसने स्टोर किया था। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है। आई होप ये पूरा समझ में आया कि कैसे हमारा कंट्रोल मेन से प्रोग्राम पे जा रहा है, कब प्रोग्राम से मेन पे कंट्रोल वापस आ रहा है। यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से लिख भी रखा है कि आर्ग्यूमेंट्स कॉपी करता है, देन वो फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर रिटर्न करने के बाद वो वापस उसी फंक्शन के पास कंट्रोल आ जाएगा जिससे हम गए थे, रिटर्न्स द कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन। ओके, नाउ मूविंग अहेड। तो इससे एक चीज़ निकल के आती है ओवरहेड की। ओवरहेड क्या होता है कि सपोज करो मेरा फंक्शन ये जो है ये बहुत छोटा सा है, लेकिन यहाँ से मुझे इस फंक्शन से यहाँ तक जंप करने में जितना टाइम लगा, मतलब क्या क्या टाइम लगा होगा। पहले सीपीयू ने एड्रेस स्टोर किया होगा, फिर ये आर्ग्यूमेंट्स कॉपी किए होंगे, फिर ये कंट्रोल इसके पास गया होगा। मतलब ये प्रोसेस भी तो एक टाइम लेता है ना। अब यहाँ पे मुझे फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट तो एक ही लाइन करनी थी, लेकिन इस को सीपीयू को इस फंक्शन तक पहुंचने में कितना सारा टाइम लगा। तो जब जब मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि फंक्शन एग्जीक्यूट करने में तो कम टाइम ले रहा है, एग्जीक्यूशन तो सिर्फ कितना है, रिटर्न ए प्लस बी, सिर्फ इतना टाइम लेगा ये स्टेटमेंट का रिजल्ट लिखना है। लेकिन वहां तक पहुंचने में मुझे कितना कुछ करना पड़ा, पहले एड्रेस स्टोर कराओ, फिर इसके आर्ग्यूमेंट्स को स्टैक में कॉपी करो, ये कॉपी करने के बाद आप कंट्रोल इस फंक्शन को दो, फिर ये सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके वेरिएबल्स में, इसके पैरामीटर्स में पास होंगे। तो ये सारा प्रोसेस मेरे फंक्शन के एग्जीक्यूशन से ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो दिस कैन बिकम ओवरहेड इफ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ फंक्शन इज लेस, कि मेरे फंक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम तो कम है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने में बहुत कम टाइम लेगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ओवरहेड। दिस इज नोन एज ओवरहेड, कि मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट होने में तो कम टाइम लेता है
लेकिन वहां तक पहुंचने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब ये जो ओवरहेड है ये कब कब सिग्निफिकेंट होगा, कब कब इनसिग्निफिकेंट होगा? ये सिग्निफिकेंट तो तब होगा जब मेरा फंक्शन एग्जीक्यूशन बहुत छोटा है, लेकिन सपोज करो यहाँ पे बहुत लंबा सा फंक्शन होता है, बहुत लंबा, तो तब तो ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है ना, क्योंकि वो तो खुद एग्जीक्यूशन में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो ये वाला टाइम तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन जब ये छोटा फंक्शन है तब तो ये टाइम बहुत मैटर करता है ना, कि मतलब फंक्शन के एग्जीक्यूट होने का टाइम तो बहुत कम है, लेकिन अब ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं हो कि हमें बार बार कोड भी ना लिखना पड़े और मतलब ये एक्स्ट्रा वाला टाइम भी ना लगे। तो इस चीज़ को हमने ओवरकम किया हमारे इनलाइन फंक्शन से। ये बहुत अच्छा फीचर है हमारे C++ में इनलाइन फंक्शंस का। अब हम इनलाइन फंक्शंस को पढ़ेंगे। आई गेस थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर हो गया है कि क्या क्या कमियां थी जिससे इनलाइन, अब इनलाइन का मीनिंग हम अच्छे से समझेंगे कि किस मतलब इनलाइन की ज़रूरत क्यों पड़ी जब नॉर्मल फंक्शंस थे। तो ओवरहेड का कंसेप्ट जो है उससे हमारा इनलाइन फंक्शंस की नीड पड़ी, और अब हम इनलाइन फंक्शंस पढ़ते हैं कि वो बेसिकली होते क्या है या काम कैसे करते हैं। नाउ कमिंग टू इनलाइन। अब इनलाइन होता क्या है? इनलाइन होता है मतलब ये बिल्कुल विकिपीडिया पे आपको एग्जैक्ट लाइन मिल जाएंगी, हैविंग पार्ट्स अरेंज्ड इन अ लाइन, कि किसी भी चीज़ के पार्ट्स को हमने एक लाइन में अरेंज कर दिया, वो होता है इनलाइन फंक्शन। लेकिन अब ये हमारे ऊप्स में C++ और फंक्शन से कैसे रिलेटेड है अब ये पढ़ते हैं। तो C++ ना एक इनलाइन फंक्शंस प्रोवाइड करता है टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल ओवरहेड। जो ओवरहेड अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं उसको रिड्यूस करने के लिए इनलाइन कीवर्ड हमें प्रोवाइड कर रखा है C++ ने। तो इनलाइन फंक्शन पहले हम एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन, ये वाला जो पार्ट है थ्योरी वाला पार्ट, ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये इनलाइन वर्ड अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे सपोज करो एक वॉइड फंक्शन होता, खाली वॉइड ऐड, ए और बी इसको पास हुए हैं तो ये सी आउट करा देता A+B। ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऐसे ही होता जैसे पीछे था, लेकिन अब हमने यहाँ पे इनलाइन लिख दिया। अब इस इनलाइन से क्या होगा? अब जब अगर मैं नॉर्मल प्रोसीजर से चलती तो सबसे पहले क्या होता, ये वाली लाइन का जब इस फंक्शन पे एग्जीक्यूशन होता तो ये वाली लाइन का एड्रेस वहाँ पे स्टोर होता, मेरे मेमोरी में CPU स्टोर करता, फिर ये कॉपी होते मेरे स्टैक में, फिर उसके बाद इस फंक्शन के पास कंट्रोल जाता, मतलब ऐसे होता। लेकिन इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने के लिए इतना कुछ झेलना पड़ता। तो इनलाइन वर्ड से मैजिक क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे जैसे हैश डिफाइन काम करता है ना हमारे प्रोग्राम में, ऐसे ही इनलाइन काम करता है। जहाँ जहाँ पे उसको ये ऐड फंक्शन मिलेगा वहाँ पे उसके अंदर जितनी भी चीज़ें उससे रिप्लेस कर देगा कंपाइल टाइम में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपाइलर जो है वो कंपाइल टाइम में ही इसको उससे रिप्लेस कर देगा। तो जहाँ भी इसको ऐड 7+9 दिखा तो इसके अंदर जो भी लाइन थी सी आउट A+B थी, तो सी आउट 7+9। अब CPU को ना कोई मेमोरी में एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, ना आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, डायरेक्ट अब कंपाइलर किसको एग्जीक्यूट करेगा? डायरेक्ट इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने कितना सारा टाइम बचा लिया है। अब लेकिन ये तभी यूजफुल होगा जब हमारे फंक्शंस छोटे होते हैं। अब सपोज करो ये फंक्शन होता मेरा 1000 लाइन्स का, अगर ये 1000 लाइन्स का होता तो मेरा कंपाइलर इसको 1000 लाइन से रिप्लेस करता, फिर इसको 1000 लाइन से रिप्लेस करता, तो वो यूजलेस हो जाता। तो इनलाइन फंक्शन सिर्फ तभी काम आते हैं जब हमारे फंक्शन स्मॉल हो। आई गेस कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं। इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज expanded in line when it is called. When the inline function is called, whole code of the inline function gets inserted or substituted at the point of inline function call। जहाँ भी कॉल होता है वहाँ पे वो पूरा इंसर्ट या सब्सटीट्यूट हो जाता है। दिस सब्सटीट्यूशन इज परफॉर्म्ड एट कंपाइल टाइम, रन टाइम पे नहीं। रन टाइम पे अगर ये हो रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रन टाइम पे हम उतना ही काम कर रहे होंगे। कंपाइल टाइम में अगर हमने ये सब कर दिया है तो उसका रन टाइम बहुत कम आएगा हमारे प्रोग्राम का। सो द ओवरहेड ऑफ द फंक्शन कॉलिंग इज रिड्यूस, तो ओवरहेड बहुत रिड्यूस हो जाता है। इनलाइन फंक्शन में इंक्रीज एफिशिएंसी इफ इट इज स्मॉल। ये एफिशिएंसी तभी इंक्रीज करेगा जब ये स्मॉल होगा। अब लार्ज के केस में क्या होगा? सपोज करो यहाँ पे 1000 लाइन्स का होता तो उसके केस में क्या होता है वो भी देखते हैं। सपोज करो यहाँ पे बहुत लंबा कोड होता, अब ये एक लाइन रिप्लेस करने में तो इसको ज़्यादा कुछ लगा नहीं, तो लार्ज के केस में क्या होगा? लेट्स सी। तो पहले ये पॉइंट देखते हैं कि लार्ज फंक्शंस के केस में होगा क्या। इनलाइन फंक्शंस डू इंक्रीज एफिशिएंसी बट वी शुड नॉट मेक ऑल फंक्शंस इनलाइन। क्यों? क्योंकि अगर हम लार्ज फंक्शंस को इनलाइन बना देंगे तो किसको लीड करेगा? इट वुड लीड टू कोड ब्लॉट। अब कोड ब्लॉट क्या होता है कि मेक्स द प्रोग्राम टू टेक अप मोर मेमोरी बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन इनलाइन। अब इससे क्या होता है कि सपोज करो मेरा ये वाला जो फंक्शन है 1000 लाइन्स का होता, और अब क्या होगा? इनलाइन करने से क्या होगा? यहाँ पे 1000 लाइन्स आ जाएंगी, यहाँ भी 1000 लाइन्स आ जाएंगी, मतलब मेरा 4 लाइन का प्रोग्राम अब 3000 लाइन्स में आ रहा होगा, क्योंकि 1000 इसकी, 1000 इसकी और 1000 इसकी। मतलब मेरा प्रोग्राम को जितनी मेमोरी लेनी थी
उससे बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, कोड ब्लॉट होगा कि जितनी उसको मेमोरी लेनी थी उससे ज़्यादा मेमोरी वो ले रहा है। तो इससे हमारी स्पीड अफेक्ट हो जाएगी, इससे हमारा प्रोग्राम कम मतलब स्लो चलेगा, तो रन टाइम बहुत ज़्यादा आएगा। तो सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को इनलाइन बनाना है जो कि स्मॉल है साइज में, सिर्फ क्या रिड्यूस करने के लिए, ओवरहेड रिड्यूस करने के लिए। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इनलाइन फंक्शंस की। ऑल द फंक्शंस डिफाइंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन आर बाय डिफॉल्ट इनलाइन। हमने जो मेंबर फंक्शंस हैं उनकी दो तरीके की डेफिनेशन पढ़ी थी, एक तो इनसाइड द क्लास और एक आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके करते हैं, इनसाइड द क्लास हम करते हैं वो नॉर्मली हो जाता है, बस रिटर्न टाइप लिखो, फंक्शन का नाम लिखो और फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। जब भी हम क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे, उसका पूरा जो भी वो काम कर रहा है उसको जब हम इसके अंदर लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होते हैं। हम चाहे इनलाइन लिखें या ना लिखें, वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होते हैं क्लास के अंदर। तो वी मस्ट कीप इनलाइन फंक्शन स्मॉल इनलाइन फंक्शंस हैव बेटर एफिशिएंसी। अब सपोज करो क्लास के अंदर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जो बहुत बड़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो बड़े वाले फंक्शंस हैं उनको क्लास के बाहर डिफाइन करना चाहिए बाय यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। या फिर एक बेटर अप्रोच जो आप लोग ट्राई कर सकते हो वो ये है कि आप सारे ही फंक्शंस को क्लास से बाहर डिफाइन करो, क्लास के अंदर सिर्फ उनकी डिक्लेरेशन कर दो, डेफिनेशन उनकी क्लास के बाहर करो। तो जिसको इनलाइन बनाना है उनके आगे आप इनलाइन लिख दो, मतलब क्लास के बाहर जो भी फंक्शन है ना उनके आगे आप इनलाइन लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्लास के बाहर डिफाइन करके हम इनलाइन कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इससे ना क्लास का पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्या इनलाइन क्या नहीं है। अब मैंने एक क्लास बनाई है ए, जिसमें अभी मैंने तीन फंक्शन है, तीनों को पब्लिक रखा है। पब्लिक प्राइवेट में करा चुकी हूँ, दिस इज़ वेरी इजी, पब्लिक को हर कोई एक्सेस कर सकता है फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। तो एक तो मैंने यहाँ पे void func1 बनाया है, इसका सिर्फ ये क्या है, डिक्लेरेशन किया है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं है। चलो एक फंक्शन तो ये है। फिर एक और फंक्शन बनाया है void func2, इसका भी सिर्फ डिक्लेरेशन है। अब फिर void func3 बनाया, इसका डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन दोनों चीज़ें क्लास के अंदर है। अब तीनों फंक्शंस में डिफरेंस क्या होगा ये देखते हैं। तो अब क्लास के बाहर इन दो फंक्शंस को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि क्लास के अंदर तो किया नहीं है। अब क्लास के बाहर मुझे कैसे करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप, क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके। ये सब हम बहुत बार कर चुके हैं पीछे की वीडियोस में, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शंस की यहाँ तक का तो पार्ट सेम है, हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन मैंने एक फंक्शन के आगे इनलाइन लिख दिया। अब इससे डिफरेंस क्या होगा, ये जो मेरा void func3 है ये तो बाय डिफॉल्ट इनलाइन होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन क्लास के अंदर की है, ये प्रॉपर्टी है, जब भी क्लास के अंदर डेफिनेशन होगी वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन हो जाएगा, चाहे इसके आगे इनलाइन लिखा है या नहीं लिखा है। अब जिनको मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया और डिफाइन बाहर कर रही हूँ वो इनलाइन नहीं होते, वो नॉर्मल फंक्शंस की तरह बिहेव करेंगे। अब जिसको मुझे इनलाइन बनाना है उसके आगे मुझे स्पेशली कीवर्ड लिखना पड़ेगा इनलाइन, तभी वो इनलाइन की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला अब नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्या करेंगे, मतलब बेसिकली ये हैबिट बनानी चाहिए कि सारे फंक्शंस को, क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं उनको क्लास के बाहर ही डिफाइन करें, क्योंकि कई बार ना बहुत लंबे लंबे फंक्शंस हो जाते हैं और वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन हो जाएंगे, जिससे कोड ब्लॉट का प्रॉब्लम आ जाएगा, हमारा कोड बहुत ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, मोर देन एक्सपेक्टेड। तो अब इससे इनलाइन से क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ उस मेरा func1 कॉल हो रहा होगा या func2 तो मेरा इनलाइन है नहीं, जहाँ जहाँ मेरा func3 या func1 कॉल हो रहा होगा कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल टाइम में ही उन सभी को इन स्टेटमेंट से रिप्लेस करा देगा। जहाँ func3 होगा उससे रिप्लेस करा देगा, जहाँ func1 होगा उससे रिप्लेस करा देगा। लेकिन ये जो func2 है ये इनलाइन नहीं है, तो इसके लिए पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा कि पहले सीपीयू अगली लाइन का एड्रेस स्टोर करेगा, फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स कॉपी करेगा अगर है नहीं तो, फिर उनको पास करेगा, फिर कंट्रोल उस फंक्शन के पास होगा, फिर वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर मेरा मेन के पास वापस कंट्रोल आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा इसकी एग्जीक्यूशन का। तो इनलाइन फंक्शंस में बस इतना ही है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियोस में हम हमारे बाकी जितने टाइप्स बचे हैं मेंबर फंक्शन के, स्टैटिक फंक्शंस और वर्चुअल फंक्शंस, ये हम कंप्लीट कर रहे होंगे। और अगर इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।